हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगस्त तंत्र का चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको जो स्क्रीन पे जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये तो देखो, लॉज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन तो हमारे चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो वो सारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वही पढ़ना है अपने को। टोटल देखा जाए टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। जो कि पहला पॉइंट्स है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये देखो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया हूँ, ये सिलेबस है एनसीआईएसएम का। देखो मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ एनसीआईएसएम का। ठीक है, ये है, देखो पेज नंबर 1 पे जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो सिलेबस है ये एनसीआईएसएम का ही है। ठीक है, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं सारे चैप्टर का सिलेबस। देखो सबसे हम पढ़ने वाले हैं आज 26, चैप्टर नंबर 26। तो 26 की तरफ जाते हैं तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखो 26 दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। चैप्टर नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फिर उसके बाद देखो स्टेट आयुष रजिस्ट्रेशन बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, मेडिकेयर सर्विसेज, मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। देखो टोटल 7 पॉइंट्स है। लास्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। तो सेम हमारे सिलेबस पीडीएफ में भी देखने वाला लास्ट, राइट ऑफ द पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स, उसमें भी तो टोटल 7 पॉइंट्स इसमें भी मैंने कवर किए। तो इस वीडियो में पूरे पॉइंट्स कवर हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको पूरे पॉइंट्स कवर करने हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था अपना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज, एग्जाम वेटेज क्या है। तो बात करें एमसीक्यू, इसमें से आएगा या नहीं आएगा, तो बोलूँगा यस इसमें एमसीक्यू है। फिर एसएक्यू, हाँ एसएक्यू भी आने वाला है। एलएक्यू इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम एसएक्यू कर सकें। तो पहला टॉपिक है अपना टॉपिक नंबर 1, दैट इज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 की है। ठीक है, और दिस इज ए सेंट्रल एक्ट इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। देखो एस्टेब्लिशमेंट होता क्या, पहले ये पता होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे, क्लिनिक्स आ जाएंगे। और वो बात करें हम जैसे एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में सारे स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे। और बात करें फैक्ट्रीज में तो जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो सारे फैक्ट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट की बात करें तो होटल्स और रेस्टोरेंट, ये सारे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट समझ में आया क्या होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स की, मतलब कि हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, डिस्पेंसरीज की, ये सारी चीज़ों की बात होगी। तो ये सेंट्रल एक्ट है। इनेक्टेड मतलब होता है कि मतलब कि बनाया गया था। ठीक है, टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स इन आवर कंट्री टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए, इंश्योर ये करने के लिए था कि इसमें कम से कम इतनी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए अगर किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करना है। तो इसका उद्देश्य हमें समझ में आया, मिनिमम स्टैंडर्ड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो इसका अलग से पॉइंट मैंने बना रखा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, पहला वही रजिस्ट्रेशन करने का, टू रजिस्टर ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वही बोला था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स। फिर उसके बाद क्या था, वही जो अभी जस्ट पढ़ गया, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करना चाहिए, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। और तीसरा था टू प्रिवेंट क्वैकरी बाय द इंश्योरिंग ओनली क्वालिफाइड पर्सनल रन द एस्टेब्लिशमेंट। देखो पर्सनल यहाँ पे है ना, पर्सनली जो है, इसमें पर्सनल किसको बोलते हैं, पर्सनल उस सारे स्टाफ को बोलेंगे जो कि एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अंदर सारे क्या आ जाएंगे, जैसे चपरासी आ गया, पियोन आ गया, जो बहुत सारे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और नर्स के अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेंटेन ए नेशनल एंड स्टेट रजिस्टर ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थे किसके, हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, याद रखना। फिर आगे चलते हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, मतलब कि ये कहाँ पे लागू होता है, कौन से क्या लागू होने की बात हो रही है यहाँ पे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू होता है उसको हम देखने वाले हैं। देखो ये कहाँ पे होता है, इट अप्लाइज टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में होगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों में ये कानून लागू होगा। ठीक है, दोनों दोनों के लिए कानून होगा ये। और इट कवर्स ऑल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें से एलोपैथी भी आ गया, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी, मतलब इसके अंदर सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ जाते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी समझ में आया आपको, सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में लागू होगा ये, और इसके अंदर सारे ही आ जाएंगे पैथी ऑफ द मेडिसिन। और थर्ड पॉइंट है की प्रोविजंस एंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इस तरीके इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले होता है ईच डिस्ट्रिक्ट हैज ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 टाइप्स की रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन
दूसरा होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये होता है, देखो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। देखो अगर किसी ने, जैसे कोई डॉक्टर अगर बोल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने यूजी करा, अब उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया कोई अगर क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रोविजनल जो जाते ही आपको मिल जाएगा, जो कि वो किस लिए होता है, देखो ये गारंटेड इनिशियली, मतलब आपको दे दिया जाएगा पट से, ताकि आप और ये इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है, गारंटेड आफ्टर सेटिस्फाइंग द दैट एस्टेब्लिशमेंट मीट्स द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। और जो मान लीजिए, देखो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पहले तो आपको दे दिया जाएगा ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जब 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है, 1 साल की, 1 साल के अंदर अंदर आपको फिर उसमें क्या किया, चेक किया जाता है। जैसे आपने कोई एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश किया, तो वहाँ पे चेक होगा कि आप सारे जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स है, वो सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारे मीट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सारे स्टैंडर्ड्स को मीट्स किया, मतलब कि उसकी स्टैंडर्ड को पूरा मतलब क्या किया, फुलफिल किया, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो इसके दो तरह के रजिस्ट्रेशन समझ में आया, एक प्रोविजनल, एक और एक दूसरा परमानेंट। और दूसरा बात करते हैं थर्ड पॉइंट से, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट मीट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑफ स्टाफिंग एंड इक्विपमेंट्स, और दूसरा मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये थे। अब ये एक और चीज़ देखो, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो ये सारे ये भी चीज़ें, एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड्स फर्स्ट एड स्टेबलाइजेशन टू एनी पर्सन इन इमरजेंसी कंडीशन विद इन द स्टाफ एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक एस्टेब्लिशमेंट को, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थे, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाकर, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। उसमें दो तरह की रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रोविजनल जो कि 1 साल की वैलिडिटी होती है, फिर उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसके कंडीशन हमने देखें कि सारे फुलफिल क्राइटेरिया जो फुलफिल है वो फुलफिल होगी, तभी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। फिर पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। अगर अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन के कोई क्लिनिक अगर रन कर रहे हो, तो उसमें हैवी फाइन्स हैं, ठीक है, जो कि इंक्रीज विद सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, और ये बढ़ता जाएगा। अगर बार बार आप सेम गलतियां करोगे, तो इसके जो पेनल्टीज है, फाइन्स है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा होता है टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टेट आयुष रजिस्ट्रेशन बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो दिस रिफर्स टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैनेज्ड बाय द स्टेट बोर्ड्स। और वो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड्स में कौन कौन है, बोर्ड ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन, बोर्ड ऑफ होम्योपैथी। तो ये इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, स्टेट आयुष रेगुलेशन बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर प्रैक्टिशनर्स, ये किसके लिए होता है, फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मतलब ये आयुष के लिए होता है, ठीक है। एलोपैथी के लिए अलग बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फंक्शंस की बात करें, इस बोर्ड का फंक्शन क्या है, हम जो भी देखे, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, बोर्ड ऑफ होम्योपैथी, बोर्ड ऑफ यूनानी, इसका काम क्या है। सबसे पहले इसका काम है रजिस्ट्रेशन करना प्रैक्टिशनर्स का, ठीक है। वेरीफाइंग डिग्री, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जो भी करके आया उस बंदे का, पहले वेरीफाई करना डिग्री को, और उसके बाद उसका एडिंग द डॉक्टर्स नेम टू द स्टेट रजिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू करना होता है, प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद अलाउज द पर्सन टू लीगली प्रैक्टिस इन दैट स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फोर्सिंग द कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, जो मेडिकल एथिक्स होते हैं वो बोलते हैं, ये आपको ये इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टू आयुष प्रैक्टिशनर्स। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द प्रैक्टिशनर्स, वो एक्शन भी ले सकते हैं प्रैक्टिशनर के खिलाफ इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपके खिलाफ भी बोर्ड ऑफ जो इंडियन मेडिसिन है, बोर्ड ऑफ होम्योपैथी है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद है, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये था फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड। अब की रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है, नो पर्सन कैन प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब भी यूजी हमारे जब सीनियर कोई करते हैं, तो यूजी कंप्लीट होने के बाद वो चले जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हमारे बॉस ने भी अभी जस्ट अभी करवाया था रजिस्ट्रेशन, तो मुझे ये पता है, ठीक है। तो रिन्यूअल की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रिन्यूड पीरियोडिकली, यूजुअली एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रिन्यू भी करवाना पड़ता है। ताकि वो किस लिए करवाया जाता है, टू इंश्योर द प्रैक्टिशनर इज एक्टिव एंड अपडेटिंग देयर नॉलेज, ठीक है। इसलिए करवाया जाता है ताकि ताकि उनको पता चले कि हाँ आप एक्टिव हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और बात करें, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन द क्लिनिक, और क्लिनिक के अंदर जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस जगह भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा लोगों, यानी कि आपको एक कहीं पर भी जहाँ पे सबको दिखे वहां पे आपको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करें, एन आयुष प्रैक्टिशनर इज जनरली रेगुलेटेड टू प्रैक्टिस ओनली देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नॉट प्रिस्क्राइब्ड एलोपैथिक ड्रग्स। जबकि ये सारे लोग जो यहाँ पे है, जिसको प्रोहिबिशन ऑफ क्रॉसपैथी बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो आयुष डॉक्टर हैं, आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं और यूज भी करते हैं, उसी से लोग बोलते हैं वही प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। अब बात करें, द बोर्ड हैज द पावर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इफ द डिग्री इज फाउंड टू बी फ्रॉडेंट, ठीक है। अगर फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड वाला डिग्री होगा तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल भी कर सकता है ये बोर्ड, ठीक है।
आगे चलते बोर्ड का समझ में आया, बोर्ड ऑफ ये वाली कहाँ गया, आयुष स्टेट आयुष रजिस्ट्रेशन बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल था इसमें तो कुछ इतना कुछ था नहीं वैसे करने के लिए वैसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि है मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये एक्ट आया था 2008 में, ठीक है। ये किस लिए लाया गया था, देखो इस एक्ट को बोलते हैं डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट। तो नाम से समझ में आ गया होगा किस लिए लाया गया होगा। एक डॉक्टर को, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, तो वो सबको प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उस पर कोई अटैक ना करे, कोई उसे मार ना दे कोई भी आके, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बोलो या फिर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बोलो या फिर मेडिकेयर सर्विस पर्सन और मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट बोलो, सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में दिख रहा होगा, मेनी स्टेट्स फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इनेक्टेड दिस अराउंड 2008 से 2010, मतलब 2008 टू 2010 में इसको, ये कानून को बनाया था, ठीक है। द प्रोविजंस आर लार्जली सिमिलर अक्रॉस स्टेट, मतलब बताते हैं कि मैक्सिमम ज्यादातर जो है सब सारे स्टेट में सेम ही प्रोविजन इसमें है, ठीक है। इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या एम था, क्या मकसद था, टू प्रिवेंट वायोलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हॉस्पिटल स्टाफ एंड टू प्रिवेंट डैमेज। देखो पहले तो डॉक्टर नर्स और स्टाफ को बचाना था, दूसरा वायलेंस से, और दूसरा था प्रिवेंट डैमेज टू द हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय पेशेंट्स और देयर रिलेटिव्स। आप बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कोई डॉक्टर को आगे मार भी देता है, कोई थप्पड़ भी लगा दिया, कोई बहुत सारे डैमेज भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए लाया गया था। ये इसका काम ही था, इसको इन सारी चीज़ों से बचाया जा सके, तो ये कानून आया था, ठीक है। अब कानून का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता अभी तक, ठीक है। होता ही होगा जब कानून है तो। अब देखते हैं की डेफिनेशन इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखो मेडिकेयर सर्विस पर्सन किसे कहते हैं, पहले ये पता करते हैं व्हाट हु इज मेडिकेयर सर्विस पर्सन। तो इंक्लूड्स ये मेडिकेयर सर्विस पर्सन के अंदर क्या क्या आते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज आ गए, नर्सिंग स्टूडेंट्स आ गए, पैरामेडिकल वर्कर्स आ गया, एंड अदर स्टाफ एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूशन, यानी सारे स्टाफ जो आ गए, जो इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर हॉस्पिटल की बात हो रही है तो हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो इस किसके अंदर आएंगे, मेडिकेयर सर्विस पर्सन के अंदर आ जाएंगे। फिर मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन किसे को कहते हैं, और ये देखो इंस्टीट्यूशन की बात रही है तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स, डिस्पेंसरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जो कि बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन समझ में आया किसे को कहते हैं। वायलेंस आपको पता ही है, हार्म करना, इंजरी करना या डेंजर टू द लाइफ, ठीक है, वो किसको, टू द मेडिकेयर सर्विस पर्सन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ देयर ड्यूटी। तो अगर ये सारे डेफिनेशन थे, टर्म्स थे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव देख लिया और कब हुआ ये भी देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं, इसी का देखते हैं डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि सी है, मेजर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस क्या होता है, अपराध, यानी गैर कानूनी काम जो होते हैं उसे ऑफेंसेस बोलते हैं। पेनल्टीज आपको पता ही है, जुर्माना जो लगता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। पहले देखो इसमें ऑफेंसेस कैसे होते हैं, पेनल्टी क्या है। इसमें देखो अगर आपने ऐसा कुछ करा, यानी किसी डॉक्टर को आपने परेशान करा या मारा या कोई इक्विपमेंट जाकर तोड़ा आपने हॉस्पिटल में जाके, तो देखो इसके 3 पॉइंट्स याद रखना भाई। इसमें याद रखने की आप क्या क्या आपको हो सकता है। पहला, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको माना जाता है। मतलब कि अगर आपने ऐसा कोई कमिटेड किया, क्राइम को ऑफेंस किया, तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंडर आपको क्या होगा, इस एक्ट के अंडर इज कॉग्निजेबल, मतलब कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, यानी उसको वारंट की जरूरत नहीं, आपको ट्रैक अरेस्ट कर लेगी। और नॉन बेलेबल होता है, इसमें आप बेल भी नहीं मिल सकता, ठीक है। बेल इज नॉट ए राइट टू ए पर्सन हु कमिट दिस टाइप ऑफ ऑफेंस इन द हॉस्पिटल या क्लिनिक्स, ठीक है। इट इज अप टू द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। फिर इंप्रिजमेंट, मतलब कितने साल तक आपको सजा हो सकती है, कितने कितने रुपए आपको फाइन लग सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो बता रहे हैं एक्सटेंड अप टू, देखो विच एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल तक आपको जेल हो सकती है। और कई कई स्टेट में तो ये 10 साल तक भी है, ठीक है। और फाइन की बात करें तो ये 50,000 तक आपको फाइन भुगतने पड़ सकते हैं। हाँ एक चीज और, ये तो सिर्फ फाइन था। वो अब देखो अगर आपने कोई चीज लॉस किया है, कोई इक्विपमेंट तोड़ा है, कोई मशीन तोड़ी है, कोई टूल्स तोड़ा है अपने हॉस्पिटल में जाके, तो उससे क्या होगा, इफ एनी प्रॉपर्टी जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग इस डैमेज होता है, तो आपको 2 टाइम्स पे करने पड़ेंगे द कॉस्ट ऑफ द डैमेज। देखो भाई, अगर आपने पे नहीं करे, इफ नॉट पेड, तो इट इज रिकवर्ड एज एयरेज ऑफ लैंड रिवेन्यू, मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर ली जाएगी। तो देख रहे हो कितना खतरनाक इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, आपको समझ में आ गया फिर सिग्निफिकेंस इसके क्या है, इस कानून लाने का क्या सिग्निफिकेंस होगा भाई। प्रोटेक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम द मोब वायलेंस, इंश्योर मेडिकल स्टाफ कैन वर्क विदाउट फियर ऑफ फिजिकल असॉल्ट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पेशेंट केयर, ओके। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 4, जो कि है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स शेड्यूल रिलेटेड टू पॉइजंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखें, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेट्स मतलब नियंत्रण करना, क्या क्या चीजें रेगुलेट्स करता है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। द गोल इज टू इंश्योर ड्रग्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड कंफर्म टू स्टैंडर्ड, ठीक है। कंफर्म मतलब यानी कि ओबे करना, किसी रूल्स को पालन करना, कि स्टैंडर्ड के अधीन हो, स्टैंडर्ड के अंदर हो, सारे ड्रग्स सेफ हो, इफेक्टिव भी हो और रूल्स के अगेंस्ट ना हो। द रूल्स 1945 कंटेन शेड्यूल लिस्ट डेट क्लासिफाइड ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर सेफ्टी, प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में यही ध्यान रखना था कि ये रेगुलेट्स क्या करता है,
और क्या इंश्योर करता है, ठीक है, क्या गोल्स हैं इसके। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है शेड्यूल E1 द पॉइजन शेड्यूल फॉर आयुष। याद रखना शेड्यूल E1 में क्या आता है, पॉइजन शेड्यूल फॉर आयुष है। सिंस द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट शेड्यूल्स रिलेटेड टू पॉइजन एंड स्पेसिफिकली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑफन लिंक्ड विद आयुष कोर्सेज, शेड्यूल E1 इज द मोस्ट क्रिटिकल होता है। इसमें इतना कुछ जानने का नहीं था। अब देखो व्हाट इज शेड्यूल E1, ये पता होना चाहिए शेड्यूल E1 है क्या। शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज, इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेज की लिस्ट है अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसमें एलोपैथी। दीज ड्रग्स कंटेन इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी टॉक्सिक इफ नॉट प्रोसेस्ड, मतलब शोधन न किया है तो ये ड्रग्स क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, और डोज्ड करेक्टली, अगर डोज आपने करेक्टली नहीं दिया है तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, प्रोसेस एंड डोज देख देख के अच्छे से मतलब एडमिनिस्टर करना चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लिस्ट ऑफ पॉइजन इन शेड्यूल ई। अभी हमने देखा शेड्यूल ई में क्या होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स, तो वही सारे लिस्ट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से आता है। तो बता रहे हैं दीज आर डिवाइडेड, जो लिस्ट जो है शेड्यूल E1 में डिवाइडेड इनटू वेजिटेबल, मिनरल्स एंड एनिमल ओरिजिन। तो वेजिटेबल में देखो, वेजिटेबल जो लिस्ट है, वेजिटेबल ओरिजिन में आईफेन, धतुरा, भांग, वत्सनाप, कुपीलू, जयपाल, गुंजा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो इतने सारे हैं, तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो इस ट्रिक को ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं ये कि यहाँ पे कैसे, हाँ देखो, गंजा, गंजा, हाँ गंजा द्वारपाल, जयपाल है ना, तो जयपाल की जगह पे द्वारपाल करते हैं। गंजा द्वारपाल क्या इज वेरी बैड बोल सकते हैं। गंजा द्वारपाल कपिल, एक कपिल है जो कि गंजा है, वो द्वारपाल है, ठीक है। गंजा द्वारपाल कपिल इज वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। तो इसके थ्रू आप सारे वेजिटेबल जो ओरिजिन जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको याद रख सकते हो, वेरी बैड, BAD। तो गांजा से क्या, गंजा से क्या आ जाएगा, गुंजा, ठीक है। द्वारपाल से जयपाल हो जाएगा, कपिल से कुपिलू आ जाएगा, वी से देखो, वेरी से वी से वत्सनाव आ जाएगा, BAD, बी से भांग, ए से आइफेन, डी से धतुरा। तो इस तरीके से आप इस सारे वेजिटेबल ओरिजिन ऑफ पॉइजनस ड्रग्स हैं उसको याद रख सकते हो। और मिनरल ओरिजिन की बात करें तो मिनरल ओरिजिन में कौन कौन से आते हैं, पारद आ गया, हिंगुल आ गया, हरताल आ गया, मनशिला आ गया, गौरी पाषाण आ गया। तो इसको भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो ये मैंने अपने तरीके बनाए हैं, चाहो तो आप खुद का भी तरीका एक बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि हर पुरुष, क्या लिखा मैंने, हर पुरुष, हर पुरुष, ठीक है, पुरुष है ये, ठीक है, पारस नहीं है, पुरुष। हर पुरुष में क्या कहते हैं, हर से हड़ताल हो गया, पुरुष से पारद हो गया, और हर पुरुष के मन में, ठीक है, हर पुरुष के मन में, मन में कौन है, गौरी है जी। हर पुरुष के मन में गौरी है जी, है जी, है जी। तो हर से क्या आ जाएगा, हड़ताल हो जाएगा, ठीक है, हड़ताल आ गया। और पुरुष से पारद हो जाएगा, मन से हो जाएगा मनशिला, और गौरी से हो जाएगा गौरी पाषाण, और हेजी से हो जाएगा हिंगुल, ठीक है। तो इस तरह से आप मिनरल ओरिजिन भी याद रख सकते हो, ठीक है। और एनिमल ओरिजिन देखिए जो कि सर्प विषय, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है C, लेबलिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, ये देखिए, एंड एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है कंटेनिंग शेड्यूल E1, जो शेड्यूल E1 के अंदर आता हो, मस्ट हैव स्पेसिफिक वार्निंग प्रिंटेड ऑन द लेबल इन रेड रिंग, रेड इंक। रेड इंक में ये सारे वार्निंग लेबल होने चाहिए। और ये कौन से, क्वेश्चन, ये लिखे होना चाहिए, टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, इट इज मैंडेटरी टू बी रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी लोकल लैंग्वेज, मतलब ये लिखे होना चाहिए टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है शेड्यूल रिलेटेड टू क्या हो गया, शेड्यूल रिलेटेड टू डेंजरस पॉइजनस ड्रग्स, मॉडर्न मेडिसिन में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, अब तक जो हमने देखा वो सारे क्या थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन थे या सिद्धा मेडिसिन थे, यूनानी, यानी कि सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन में चल रहा था। अब बात कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। तो पॉइजन्स आर रेगुलेटेड थ्रू स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल्स टू प्रिवेंट मिसयूज। पहले अब देखो वो किस में आ रहे थे, एक सेकंड, अभी जो हम देखा कि शेड्यूल E1 में आ रहे थे सारे आयुर्वेदिक पॉइजनस ड्रग्स, ठीक है। अब शेड्यूल H में आते हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल H, ठीक है, शेड्यूल H में क्या करते हैं, ये सारे हम देखो, टॉपिक भी मॉडर्न मेडिसिन का है। तो मॉडर्न मेडिसिन का अगर बात करें, शेड्यूल H में आता है पहला, और शेड्यूल H में भी कौन सा आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वाला। शेड्यूल H1 में आता है न्यूअर एंड स्ट्रिक्टर वाला, और शेड्यूल X में आता है सारे साइकोट्रोपिक एंड नार्कोट्रोपिक ड्रग्स वाले, और शेड्यूल G में आते हैं मेडिकल सुपरविजन वाले। तो इतने सारे हैं, ठीक है, ये मॉडर्न मेडिसिन में है, ठीक है। तो शेड्यूल H की बात कर लेते हैं। शेड्यूल H में इसका डेफिनेशन देखें तो, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड बाय ए केमिस्ट ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल मतलब डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ही थ्रू आपको ये दवा मिल सकती है। तो उस तरह वो सारे ड्रग्स किसके अंदर आते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में शेड्यूल H के अंदर आते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल की बात करें, मोस्ट एंटीबायोटिक्स, कार्डियक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आप जो मतलब कि क्या कहते हैं, स्टोर पे जाओगे, मेडिकल स्टोर पे, तो आपको ऐसे ही नहीं दे देगा जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाओगे। सिंबल्स की बात करें, द लेबल मस्ट कैरी द सिंबल RX ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर, टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, तो RX होना चाहिए, ठीक है। वार्निंग की बात करें, टू बी सोल्ड, वार्निंग क्या होगी इसमें, टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली, ये वार्निंग लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक दवा में, शेड्यूल एच में जो भी आएगा। अब शेड्यूल H1 में देखें, इंट्रोड्यूस टू चेक द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, तो इसके मिसयूज के लिए, इस मिसयूज जो होते हैं सारे ड्रग्स, उसको चेक करने रोकने के लिए ये शेड्यूल H1 आते हैं, ठीक है। एग्जांपल, एल्प्रोजोलम, जोल्पिडम, सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक सेफिक्सिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर शेड्यूल H1 में। शेड्यूल H1 की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। द केमिस्ट मस्ट मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर रिकॉर्डिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट एंड डॉक्टर। अगर शेड्यूल H1 वाले ड्रग्स अगर आप लेते हो, तो केमिस्ट को क्या चाहिए कि कोई भी आ रहा है आपके पास, तो उन्हें उसका नाम और एड्रेस आपको नोट डाउन करना होगा रजिस्टर में, और साथ ही डॉक्टर का भी, ठीक है। और लेबल की बात है, ए रेड लाइन ऑन द पैकेज लेबलिंग में होगा, ठीक है, शेड्यूल H1 वाले में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप दवा लो ना शेड्यूल H1 या शेड्यूल E1, तो ये सारे जो लेबल है, वार्निंग है, ये आप देख सकते हो, ड्रग आपको दिख जाएगा देखने को। शेड्यूल X के अंदर क्या क्या आता है, साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड ड्रग्स विद हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज एडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, केटामीन, एम्फेटामिन्स, बार्बिचुरेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। स्टोरेज की बात करें तो मस्ट बी केप्ट इन ए लॉक एंड की कपबोर्ड। रिकॉर्ड्स, केमिस्ट हैव टू कीप रिकॉर्ड्स फॉर 2 years। और लेबल की बात करें, लेबल मस्ट शो RX इन रेड एंड NRX स्पेसिफिकली फॉर द नार्कोटिक्स, ठीक है। तो ये सारे लेबल आपको दिख जाएंगे। शेड्यूल जी की बात करें, जो कि है ड्रग्स डेट आर नॉट नेसेसरीली पॉइजन, जो पॉइजनस तो नहीं होता बट आर डेंजरस इफ टेकन विदाउट सुपरविजन, ठीक है, वो सारे शेड्यूल जी के अंदर आ जाते हैं। एग्जांपल, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, एंटीहिस्टामिन्स। लेबल वार्निंग में क्या होगा, क्वेश्चन में होगा, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये सारे दवाइयों के अंदर होता है, जो शेड्यूल एच में आएगा, सॉरी शेड्यूल जी में जो आएगा, शेड्यूल एक्स में जो आएगा, उसमें RX या NRX लिखा होगा, सारे लेबल हैं जो, ठीक है, ये सारे होंगे उसमें। अब सेमरी कर लेते हैं फॉर क्विक रिवीजन के लिए। हमने देखा कौन कौन सा, शेड्यूल ई देखा, शेड्यूल एच देखा, शेड्यूल एक्स देखा, शेड्यूल जी देखा। शेड्यूल एच में भी शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 देखा हमने, ठीक है, शेड्यूल एक्स। शेड्यूल ई में सारे आयुष पॉइजन आ रहे थे, शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ रहे थे जो कि मॉडर्न वाले थे, और शेड्यूल एक्स में साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स आ रहे थे, शेड्यूल जी में हार्मोनल और डेंजरस ड्रग्स थे, ठीक है। जैसे शेड्यूल ई में आयुष पॉइजन सबको पहले बताया, इसमें वार्निंग सिंबल्स क्या था, इसमें क्वेश्चन था टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसमें शेड्यूल एच वाले में RX सिंबल होगा, ठीक है। फिर शेड्यूल एक्स में जो RX या फिर NRX फोर किसके लिए था, नार्कोटिक्स के लिए था, RX था, RX भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर शेड्यूल जी में डेंजरस टू टेक, ठीक है, अगर विदाउट मेडिकल सुपरविजन, ये लिखा होगा। और सारे एग्जांपल शेड्यूल ई में जैसे सारे आयुर्वेदिक ड्रग्स आ जाएंगे, एकोनिट, ओपियम, मरकरी, आर्सेनिक, और भी थे, याद ही होगा, कोई मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है, कुपीलू, ये सब था गुंजा। शेड्यूल एच में एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर आ जाएंगे, और नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स में कौन कौन सा, केटामीन, सेडेटिव्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। शेड्यूल जी में इंसुलिन, एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये तो क्विक रिवीजन के लिए था। इसी के साथ अपना टॉपिक 4 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर फोरेंसिक और मेडिकल लॉ। ये सब क्यों जरूरी है, ये सब क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस पहले देखिए, इफ ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब शेड्यूल एक्स, मतलब शेड्यूल एक्स वाला ड्रग, शेड्यूल एक्स में कौन सा आता है, देखो ये मॉडर्न वाला था जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स था, इसके बिना नहीं मिलने वाला, ठीक है। और शेड्यूल ई में सारे आयुष और आयुष का पॉइजनस ड्रग्स आ रहे थे, जो कि शेड्यूल एक्स और शेड्यूल ई। आपने अगर आप डॉक्टर हो, अगर आपने ये प्रिस्क्राइब किया ड्रग्स, और इस ड्रग्स से क्या हुआ, पेशेंट मर गया, तो इसका कौन जवाबदेही होगा, ठीक है, इसके लिए इट्स मेडिकल नेग्लिजेंस, इसके लिए आपको पकड़ होगी। इलीगल सेलिंग के लिए, सेलिंग दिस ड्रग्स विदाउट लाइसेंस और प्रिस्क्रिप्शन इज पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। इलीगल आप सेलिंग कर रहे हो तो इसमें पनिशेबल, मतलब आपको पनिशमेंट मिलने वाला है, ऐसा जुर्म, ऐसा अपराध है। पॉइजनिंग केसेस इन सुसाइड और मर्डर केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट चेक इफ द पॉइजन यूज्ड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेगुलेटेड मेडिसिन या फिर रॉ सोर्सेज, किससे मतलब पॉइजन, किससे ये पॉइजन किया गया, इसको मर्डर, अगर किसी सुसाइड ने किया तो इससे चेक करते हैं ना कि ये कौन सा पॉइजन था, ये शेड्यूल ई वाला है या शेड्यूल एक्स वाला, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब टॉपिक 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 5 तो टॉपिक 5 नहीं था, ठीक है। टॉपिक 5 अब बढ़ते हैं हम। टॉपिक 5 क्या है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 की बात कर रहे हैं, ओश कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओश का फुल फॉर्म OS से हो जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और H से हो जाएगा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और कोड से तो कोड, ये 2020 में आया था, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, ज़्यादा समझाने लग गया तो, ठीक है, फटाफट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो दिस कोड पास्ड इन 2020
is a major reform that replaced 13 old labor law. 13 ओल्ड लेबर लॉ को रिप्लेस किया था, यानी कि इसने मतलब समझ लो कि एक लेबर लॉ बनाया इसने। जैसे इसमें देखो, जैसे 13 लेबर लॉ के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट थे, वो सारी चीजें एक के अंदर आया, जिसको बोला ओश कोड इनटू द सिंगल कोड। इट्स एम टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रेटन द वर्कर सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अब एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि ये कहाँ लागू होता है, ओश कोड कहाँ लागू होता है। इट अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है किसको बोलते हैं, व्हेन 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्रीज की बात हो, फैक्ट्री में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहाँ पे ये देखेंगे अगर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये कोड ओश कोड अप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इट इंक्लूड्स माइंस, डॉक्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड जर्नलिस्ट, सबको इंक्लूड करता है ये ओश कोड का एप्लीकेबिलिटी देख लिया। अब की प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट रजिस्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयर है तो अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी एम्प्लॉय एट द स्टार्ट ऑफ देयर जॉब इज मैंडेटरी। मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखना चाह रहे हो तो उसको फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, ठीक है, जॉब स्टार्ट करने से पहले या फिर जॉब स्टार्ट जब कर रहे हो तब। अब ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्रोविजंस देख लिया हमने, अब ड्यूटीज देख लेते हैं। वर्क प्लेस टू सेफ और हजार्ड फ्री रखना, ठीक है। वर्क प्लेस को कैसा होना चाहिए, सेफ और हजार्ड फ्री होगा, तो इसको इंग्लिश में कर लेना कि कीप वर्क प्लेस सेफ एंड हजार्ड फ्री, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर वर्कर्स ऑफ सर्टेन एजेस एंड सेक्टर्स, ठीक है। तो हेल्थ एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन करना, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो इसको इंश्योर करना, ठीक है, जहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट होते हैं उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो। फिर उसके बाद ये तो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज थी। वेलफेयर फैसिलिटीज इसमें क्या क्या मिलने वाली है ओश कोड में, एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड एडिकेट फैसिलिटीज, क्या क्या, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, वॉशरूम होनी चाहिए, कैंटीन होगी कब, जब 100+ वर्कर्स काम कर रहे होंगे। क्रेश, अब क्रेश क्या होता है पता है, क्रेश वो होता है बोल सकते हो इट इज़ ए रूम या फिर प्लेस वेयर चिल्ड्रेन कैन टेकन केयर व्हेन देयर पेरेंट्स आर वर्किंग, या फिर कहीं शॉपिंग कर रहे हो। तो मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स मतलब उस फैक्ट्री में या फिर उस हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो उसके बच्चे जो होते हैं ना, वो क्रेश मतलब पालना घर में ही रुके रहता है, जहाँ पे उसको टेक केयर करा जाता है, ठीक है। और ये कब रिक्वायरमेंट इसकी होगी, जब 50+ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। 100+ वर्कर्स होंगे तो कैंटीन की रिक्वायरमेंट है, और 50+ वर्कर्स होंगे तो पालना घर की रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। ये वेलफेयर फैसिलिटीज अंडर द ओश कोड। फिर फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी अवेलेबल एट एवरी वर्क प्लेस, ठीक है। और फिर पांचवा पॉइंट है वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। ओश कोड में कितना रखा गया, फिक्स रखा गया 8 घंटे का, ठीक है। इफ ए वर्कर्स वर्क बियॉन्ड दिस, अगर इससे ज्यादा काम करता है तो दे मस्ट बी पेड ओवर टाइम एट डबल रेट, दुगनी रेट से इसको देनी पड़ेगी उसको वेतन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन के लिए क्या कर दिया, वुमेन कैन नो वर्क इन ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स, सारे जॉब्स में काम कर सकते हैं इंक्लूडिंग बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 7 PM। जबकि फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था कि जो वुमेन है वो 6 बजे के बाद, सॉरी 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, हाँ वुमेन काम कर सकती है, बिफोर 6 AM भी काम कर सकती है, आफ्टर 7 PM भी काम कर सकती है। बट कंडीशन ये रख दिया गया कि एम्प्लॉयर इंश्योर देयर सेफ्टी, वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज, वो इंश्योर करना चाहिए एंड टेक्स देयर कंसेंट, और कंसेंट भी लेना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो अब देखते हैं टॉपिक नंबर 6 जो कि है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे उसमें भी देखने को मिल जाएंगे स्वस्थ वृत्त में, ठीक है। तो यहाँ पढ़ो या फिर वहाँ जाकर पढ़ो, तो एक जगह अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दोनों मतलब कि स्वस्थ वृत्त में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं पे पढ़ लो ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है। दिस एक्ट वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स, इट इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। इसलिए एम्प्लॉइज स्टेट मतलब एम्प्लॉइज का स्टेट मतलब कंडीशन उसके हेल्थ उसकी बात हो रही है, उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट लाया गया था 1948। अब अप्लीकेबिलिटी की बात करें, मतलब ये कहाँ पे लागू होता है, इट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, फॉर एग्जांपल होटल्स, सिनेमाज, शॉप्स, हॉस्पिटल विद 10 और मोर एम्प्लॉइज, यानी कि जहाँ पे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या मोर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उस सारे जगह पे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू होता है, ठीक है। वेज लिमिट यानी कि कब कब लागू होगा, वहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉइज की जो वेतन होगी, मंथली सैलरी कितनी होगी, अप टू 21,000 तक हो, अप टू 21,000 तक है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ लागू होगी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। यानी कि ये लागू करने, वेज लिमिट बता रखा है कि किस हजार तक होना चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि ये देखो इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए किसके किसके, देखो एम्प्लॉयर्स के भी शेयर इसमें इंक्लूड होता है और एम्प्लॉय के भी कंट्रीब्यूशन होता है। आप देखो टू रन द स्कीम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय गिव कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कितना देता है 3.2% ऑफ द वेजेस, और एम्प्लॉय को कितना देना पड़ता है 0.75% ऑफ द वेजेस। टोटल कितना हो गया 4% और 6% बताना कौन देता है ये कमेंट करके बताना टोटल, ठीक है, समझ में आएगा। कंट्रीब्यूशन देगा जो मतलब एम्प्लॉय कितना होगा उसके वेतन का 3 प्रोवाइडेड, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ये एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस के अंदर। इसमें देखो 6 मेजर बेनिफिट दे रखे हैं, देखो 6 मेजर बेनिफिट है। पहला है मेडिकल बेनिफिट,
फिर सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, फिर डिजेबलमेंट बेनिफिट और डिपेंडेंट्स बेनिफिट और लास्ट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो ये सारे देखो 6 टर्म्स को याद रख लेना। 6 टर्म्स को कैसे याद रख सकते हो, देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ ताकि आपको सारे 6 के 6 टर्म्स याद रह जाए। देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 2D, 2D से हो जाएगा डिजेबलमेंट बेनिफिट और एक और डी है डिपेंडेंट्स बेनिफिट। 2D हो गया, ठीक है। 2D फनी एमएमएस लिख देते हैं, 2D फनी एमएमएस, ठीक है। तो ऐसे 2D हो जाएगा, एफ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा एफ से, ये वाले आ जाएगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। और एम से आ जाएगा मेडिकल बेनिफिट्स, एम से आ जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट्स और एस से आ जाएगा सिकनेस बेनिफिट्स। तो इस तरीके से आप इसको जस्ट 6 टर्म से 6 पॉइंट है जो 6 मेजर बेनिफिट है ऑफ ईएसआई का याद रख सकते हो। तो पहला एमएमएस या मेडिकल बेनिफिट देखते हैं। इस मेडिकल बेनिफिट में क्या होगा, मतलब कि सारे मेडिकल केयर होंगे जो जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, सारे एम्प्लॉई के सारे क्या है, और एम्प्लॉई के फैमिली भी इसमें इंक्लूड होती है, याद रखियो, ठीक है। याद रखना दिस स्टार्ट फ्रॉम डे वन, जब से आपने स्टार्ट किया कंपनी में या किसी जगह भी, तो वहाँ से स्टार्ट डे वन से ये एक्ट लागू हो जाएगा। अब डे वन भी अगर बीमार पड़ते हो या आपकी फैमिली बीमार पड़ती है और मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारे बेनिफिट्स आपको फैमिली को मिलने वाले हैं। सिकनेस बेनिफिट क्या है, इफ द एम्प्लॉय इज सिक एंड डॉक्टर सर्टिफाइज मेडिकल लीव, और डॉक्टर ने बोला कि मेडिकल लीव लेनी है, तो दे रिसीव 20% ऑफ द वेजेस इन कैश। ओ भाई 20% आपको वेजेस मिलेंगे, आप मेडिकल लीव पे रहो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 91 डेज इन ए ईयर। अब मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो औरतें होती हैं, रिसिप्स 26 वीक्स का पेड लीव मिलता है, मतलब कि लीव मिलेगा वो पेड लीव, मतलब आपको सारे पैसे मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ आपको पेड लीव मिलेगी एट फुल वेजेस ड्यूरिंग डिलीवरी। पूरे 6 महीने तक आपको फुल वेतन के साथ मिलेगा, आप रूम पे बैठे रहो, रेस्ट करते रहो, ये इसके बेनिफिट है। डिजेबलमेंट बेनिफिट क्या है, डिजेबलमेंट मतलब टेम्परेरी डिजेबलमेंट हो गया या फिर परमानेंट डिजेबल हो गया, तो उसके अलग अलग फायदे हैं, ठीक है। और टेम्परेरी डिजेबल हुए मतलब कि इंजरी हुई है काम करने टाइम, तो आपको 90% ऑफ वेज मिलेगा अंटिल रिकवरी तक, 90% तक 90% वेजेस मिलेंगे आपको अंटिल रिकवरी। फिर अगर परमानेंट डिजेबल हो गए, मतलब कि इफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज परमानेंट डिजेबिलिटी, मतलब कि आपके हाथ पैर कट गए तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ हैंड या लेग, आपने ये सब गंवा दिया हाथ पैर, तो आपको रिसीव लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता रहेगा। और फिर उसके बाद डिपेंडेंट्स बेनिफिट क्या है, ये है इफ ए वर्कर डाइज, अगर वर्कर काम करते वक्त इंजरी के कारण मर गया, मतलब उसके किसी किसी कारणवश भी मौत हो गई, तो देयर फैमिली को क्या मिलेगा, उसके बच्चों को और उसके पत्नी को मिलने वाला है, रिसीव्स मंथली पेंशन मिलने वाला है। और फ्यूनरल एक्सपेंस भी मिलेगा, ऑलमोस्ट 15,000 मिलते हैं, ठीक है करंटली, तो गिवन टू द फैमिली फॉर द लास्ट राइट्स अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो इतने सारे फायदे हैं, ठीक है। अब इसमें डॉक्टर का क्या रोल है इसमें ईएसआई में, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड इंपॉर्टेंटली इश्यूइंग मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है। गिविंग ए फेक सर्टिफिकेट भी क्या है, ये ए सीरियस मिसकंडक्ट है अंडर दिस एक्ट। फेक सिक लीव ले लिया तो वो भी फिर क्या है, ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 7 की, जो कि है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसको बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। ये कब आया था, 2016 में। द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वाज इनएक्टेड, इनएक्टेड मत देखो, एक होता है इनएक्टेड, एक होता है लागू करना, लॉन्च करना या कमेंसमेंट करना। इनएक्टेड मतलब होता है कानून बना था, ठीक है, लॉन्च नहीं हुआ था इतने में, लॉन्च तो कभी और हुआ, देखो एनफोर्स किया गया था ये 19 अप्रैल 2020 को, बना कब था, 2016 में। तो किस लिए बना था, टू गिव इफेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनसीआरपीडी, याद रखना। What is the full form of UNCRPD? United Nations Convention on the Right of the Persons with Disabilities. It replaced the older Persons with Disabilities Act 1995, ठीक है। अब देखते हैं हम कोर फिलोसफी ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। शिफ्ट फ्रॉम चैरिटी बेस्ड अप्रोच, पहले क्या था ना, जब पर्सन विद डिसेबिलिटी जब एक्ट थी ये वाली, तो ये जो फायदे थे ना वो चैरिटी बेस्ड पे मिलती थी, मतलब कि जब चैरिटी हो गया लोगों ने दे दिया तो इसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता था। लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया राइट्स बेस्ड अप्रोच, मतलब ये राइट बना दिया गया, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले पर्सन के लिए ये राइट बना दिया कि आपको मिलने का अधिकार आपको देना है। फ्रॉम चैरिटी बेस्ड अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच, फोकसिंग ऑन एम्पावरमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके मुख्य बिंदु की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, क्या पर्संस विद डिसेबिलिटी है क्या।
बताते हैं कि वैसा पर्सन, ए पर्सन विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट पता आपको क्या होता है? इम्पेयरमेंट वो होता है, देखो इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी आती है, और डिसेबिलिटी की वजह से क्या होता है? हैंडीकैप्ड होता है। मतलब इम्पेयरमेंट मतलब लॉस ऑफ फंक्शंस या फिर लॉस ऑफ ऑर्गन्स, या ये सारी चीजें इसके अंदर इम्पेयरमेंट में आती है, ठीक है। या फिर लॉस बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, सही से काम नहीं कर रही है कोई ऑर्गन्स, तो वो सारे इम्पेयरमेंट में आ जाते हैं। और इम्पेयरमेंट की वजह से वो होता है डिसेबिलिटी, मतलब एबिलिटी, जो पर्सन होता है एबिलिटी टू डू वर्क, वो लॉस हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो आई होप आपको इम्पेयरमेंट समझ में आएगा। इम्पेयरमेंट मतलब या तो सही से काम नहीं कर रहे हो, या तो फिर लॉस हो चुका हो कोई ऑर्गन या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ आपका काम नहीं कर रहा, या फिर हाथ आपका लॉस हो गया, मतलब कट गया है, तो ये इम्पेयरमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो वही लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट, देखो चार टर्म्स हैं। फिजिकल भी है, मतलब कि आपका हाथ पर कुछ भी लॉस हो गया हो। मेंटल, दिमाग काम नहीं कर रहा हो। इंटेलेक्चुअल वही सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। और सेंसरी इम्पेयरमेंट, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर्स, जो बैरियर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है, hinders their full and effective participation in the society equally with others, ठीक है। तो उसी को persons with disabilities बोलते हैं। अब persons with benchmark disability, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो आरपीडब्ल्यूडी का, तो इसमें क्या है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल डेफिनेशन फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स लाइक रिजर्वेशन। अगर चाहिए आपको तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट रिफर्स टू ए पर्सन विद एट लीस्ट 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। देखो ये 40%, 10%, 20%, ये होता क्या है? जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास एक डिजेबिलिटी स्केल होता है, ठीक है। वो उसके थ्रू मेजर करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कैसे टेस्ट करते हैं, मैंने इतना रिसर्च नहीं करा इस पर, लेकिन वो टेस्ट करते हैं, वो फिर आपको सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आप ये 10% डिजेबल है, या फिर 20% डिजेबल है, या 50% या 60% भी, कोई कोई तो 100% भी डिजेबल होते हैं। तो बोल रहा है कि अगर आपको इसके प्रॉफिट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, और भी फ्री एजुकेशन, इसके प्रॉफिट हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चाहिए तो कम से कम तो आपको एटलीस्ट 40% डिजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब 40% आपको, जो वो स्केल के हिसाब से चेक करते हैं, वो मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा हमें डैमेज हो, फॉर एग्जांपल हाथ बिल्कुल कट गया तो 100% डिजेबिलिटी हो गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऑर्गन आपके काम नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट 40% तक, मतलब 10% ही डैमेज हुआ हो, मतलब बाकी सारे काम कर रहे हैं, मतलब एक उंगली आपका डैमेज होगा, बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो शायद वो 40% में नहीं आ रहा हो, 10% में आ रहा हो, तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। समझ में आया? तो विच मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो मेडिकल बोर्ड देता है, ठीक है। इसके लिए 40% डिसेबिलिटी नेसेसरी होता है। मेजर चेंजेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, इसमें पहले कितना था? 7 था, अब 21 हो गया है। देखो द 1995 एक्ट जो था, कौन सा था? वही डिसेबिलिटी एक्ट, रिकॉग्नाइज्ड ओनली 7 डिसेबिलिटीज को मानता था, लेकिन 2016 एक्ट जो आया है वो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को मानते हैं, ठीक है। दिस इज ए वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। अब देखो वो 21 जो है, 21 है ना, 21 टैप्स, 7 से 21 टैप्स कर दिया है। वो सारे डिसेबिलिटीज को देखते हैं। देखो पहले फिजिक्स से वो देखते हैं, पहला पहला हो गया लोकोमोटरी डिसेबिलिटी 1 2 3 4, और देखो टोटल 21 में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। 4 हो गए, 5 6, ब्लाइंडनेस हो गए 7, फिर विजन हो गया 8 9 10, और परमानेंट हो गया 10 11 हो गए। देखो इसमें 11 तो देखो 2 हो गए, स्पीच हो गया 11, और लैंग्वेज डिसेबिलिटी 12 हो गए, फिर 13 हो गए, फिर उसके बाद 14 हो गए, मेंटल इलनेस हो गया 15, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और 15 16 17 18 19 20, और ये 21, टोटल 21 हो गए। तो अब सबके एक एक बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देखते हैं, देखो यही लास्ट टॉपिक है हमारा। तो देखो लोकोमोटरी डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब पैरालिसिस हो गया। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, मतलब क्योर्ड तो हो गया बट हैविंग लॉस ऑफ सेंसेशन और डिफॉर्मिटीज। सेरेब्रल पाल्सी मतलब अफेक्ट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। डॉर्फिज्म, देखो अब डॉर्फिज्म देखो कितने इंच में आ जाता है। देखो बोने किसको हम बोल सकते हैं? एडल्ट हाइट एटलीस्ट कितना चाहिए? 4 फीट 10 इंचेस और लेस, यानी 4 इंच, 4 फीट 10 इंच या फिर उससे कम है, तो ही आप बोने की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। बोने को मैं ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब डॉर्फिज्म मतलब हिंदी में बोने ही बोलते हैं ना, मैं मजाकिया वे में नहीं बोल रहा हूँ, बस स्टडी के पर्पज से बोल रहा हूँ बस, ठीक है। मेरे पर केसेस मत करना भाई, कोई अगर है तो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि प्रोग्रेसिव मसल्स वेस्टिंग। एसिड अटैक विक्टिम्स, जैसे देखो अब इस एसिड अटैक विक्टिम्स को भी वो उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट्स दो तरह का, ब्लाइंडनेस हो गया मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ साइट या लो विजन है, दोनों आ गए इसके अंदर। हियरिंग इंपेयरमेंट, डीफ बता रखा 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स। अब इसके मतलब क्या हुआ 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स? देखो वैसे ही ऐसे आमतौर पर जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो कितने डेसिबल में बात करते हैं? ऑलमोस्ट अप्रोक्स 60 डेसिबल में हम बात कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो समझ लो 60 डेसिबल तक
बंदा देखो 70 डेसिबल तक ही सुन पाएगा और 70 डेसिबल से नीचे आवाज़ आई उसको तो वो सुन ही नहीं पाएगा, तो वो डीफ की कैटेगरी में है, ठीक है। अब दोनों, तो उसके लिए हमें कस के बोलना पड़ेगा तब जाके वो सुन पाएगा, 70 डेसिबल या मोर होना चाहिए तब जाके वो सुन पाएगा, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब 60 टू 70 डेसिबल उसको चाहिए। 60 70 डेसिबल लॉस का मतलब है कि 60 या 70 डेसिबल के ऊपर ही वो आवाज़ सुन पाएगा, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी फ्रॉम द कंडीशन लाइक लैरिंगेक्टोमी या एफाजिया। लैरिंगेक्टोमी तो आपको पता ही है, वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ लैरिंग्स का पूरे पार्ट निकाल दो या फिर कुछ पार्ट निकाल दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, डिसेबिलिटी के अंदर आ जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी दो तरह की होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, फिर बोल सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है। फिर तीसरा मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस आ गया, जैसे शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक ही है, ठीक है, इसको एक ही मानेंगे, एग्जाम्पल है वो। तो डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय द क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफीलिया आ जाएगा, थैलेसीमिया आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। ये सारे जिसको भी है ना हीमोफीलिया, तो वो भी क्या कहते हैं डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, याद रखना। थैलेसीमिया वाले भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में, सिकल सेल एनीमिया वाले भी, सिकल सेल डिजीज वाले भी क्या कहते हैं डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब कि कोई डीफ भी है और अंधा भी है, इस तरीके से 2-3 एक साथ हो गया तो उसका मल्टीपल डिसेबिलिटीज का कैटेगरी में आ जाता है। तो टोटल 21 कैटेगरी हमने देखा, वो सारी कैटेगरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी था। अब राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स देख लेते हैं, तो उससे क्या क्या अधिकार है डिसेबल पर्सन का। पहला इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर पीडब्ल्यूडीज मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंजॉय द राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी। कम्युनिटी लाइफ मतलब राइट टू लिव इन ए कम्युनिटी, नॉट फोर्स्ड इनटू द इंस्टीट्यूशन, मतलब वो रह सकता है कम्युनिटी में, उसको फोर्स नहीं कर सकते कहीं जाने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्यूरलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट और एब्यूज। रिप्रोडक्टिव राइट्स दे रखा, मतलब कि नो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल प्रोसीजर, लेकिन फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी विदाउट देयर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। तो ऐसा उसका राइट है, रिप्रोडक्टिव राइट है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, उसके बाद एसेसिबिलिटी की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, वेबसाइट मस्ट बी मेड एसेसिबल, ठीक है, होना चाहिए। अब देखो इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देखते हैं, तो एजुकेशन में इसको फ्री एजुकेशन मिलने वाला। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी याद आया, एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो वही बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली बात हो रही है। तो एज 16 टू 18 ईयर्स तक क्या होगा, राइट टू फ्री एजुकेशन है एवरी चाइल्ड को जो डिसेबल है। रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन में 5% तक रिजर्वेशन मिलने वाला आपको इन गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलने वाला, अब देखो पहले 3% रिजर्वेशन था, अब बढ़ा के 4% कर दिया गया है, ठीक है, विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब एटलीस्ट 40% डिसेबल होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इंसेंटिव्स दिया था आर गिवन टू द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हु हायर पीडब्ल्यूडी। देखो इसमें देखो आप देख रहे होंगे, उसमें एजुकेशन में भी देखा होगा आपने, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के लिए था। लेकिन बताता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी अगर पीडब्ल्यूडी वाले को एम्प्लॉय कर यानी कि एम्प्लॉय बनाता है तो उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं एम्प्लॉयर को, ताकि उसको प्रमोट पीडब्ल्यूडी वाले को ज़्यादा उसको मतलब कि फ़ायदा मिल सके, वो उसको एम्प्लॉय कर सके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर दे पीडब्ल्यू वाले को, ताकि उसको इंसेंटिव मिलेगा तो वो चाहेगा ये मेरे इंस्टीट्यूशन में भी कोई पीडब्ल्यू वाले हों। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं गार्जियनशिप, इसके बेनिफिट देखो, और देखो बताते हैं ये कि द एक्ट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, कौन से, लिमिटेड गार्जियनशिप, मतलब कि देखो डिसीजन टेकन जॉइंटली विद द पीडब्ल्यूडी, अगर कोई भी डिसीजन अगर गार्जियन उसका ले रहा है तो पीडब्ल्यूडी वाले का कंसेंट बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ प्लेनरी गार्जियनशिप, दो तरह गार्जियनशिप, एक लिमिटेड है, एक प्लेनरी है। प्लेनरी में क्या होता है, सारे डिसीजन गार्जियन लेते हैं, ठीक है, जबकि लिमिटेड गार्जियनशिप में उसमें पीडब्ल्यूडी वाले के लिए होता है, इसमें उसका कंसेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद बात पेनल्टीज और ऑफेंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफेंस किया तो 10,000 तक का फाइन लगेगा, अगर किसी आप डिजेबल पर्सन को साथ ऑफेंस करते हो 10,000 तक फाइन लग सकता है, और उसके बाद फिर आपने किया तो 50,000 से 5 लाख तक फाइन हो सकता है। इंसल्टिंग एंड इंटिमिडेटिंग पीडब्ल्यूडी, इंसल्ट करा आपने किसी पीडब्ल्यूडी पर्सन को तो आपको पनिशमेंट हो सकता है, इंप्रिजमेंट अप टू 6 मंथ टू 5 मंथ तक जेल जा सकते हो आप। स्पेशल कोर्ट की बात करें, आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल केसेस रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी, इसके लिए एक अलग से कोड बनाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो, ये सारा हमारा होता क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी हमारा चैप्टर होता कंप्लीट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।